Okay, so here the third ionization technique is desorption ionization technique. ठीक है, अब देखो अगर हम पिछली दो टेक्निक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन, उनमें एक ही मेन जो आपकी डिसएडवांटेज थी वो क्या थी कि ये जो है इनमें जो सैंपल यूज़ किया जाता है वो वोलाटाइल होता है. ठीक है, तो वोलाटाइल का देखो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी करते टाइम क्या बोला था कि आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कीटाइंस का मास स्पेक्ट्रम देगा. कीटाइंस कब बनते हैं? वेपराइजेशन से. ठीक है, तो वेपराइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमेशा हमारा वोलेटाइल सैंपल होता है. ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल क्या होता है? जो वेपराइज कर जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें वोलेटाइल चाहिए. तो उसके वोलेटाइल जो उड़ जाता है, जो वेपराइज कर जाता है, तो ऑब्वियसली उसका जो सैंपल बचेगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का ही होगा ना. तो इसीलिए मतलब ये मेन स्पेसिफिकेशन थी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन की. ठीक है, और ये इनका ड्रॉबैक भी था क्योंकि कई बार क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम तो हाई मॉलिक्यूलर वेट्स का भी चाहिए होता है. तो फॉर डिटर्मिनिंग द मास स्पेक्ट्रम ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स दीज थ्री टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये कौन कौन सी है? सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसको सिम्स भी बोलते हैं, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट फैब, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन मेल्डी. ठीक है, और दीज थ्री टेक्निक्स आर कैटेगराइज्ड अंडर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक. मतलब इन तीनों का प्रोसीजर सेम ही है लेकिन मटेरियल अलग अलग यूज़ किया जाता है इन तीनों में, इसलिए इन तीनों के नाम अलग अलग है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन में, हेयर अगेन हमारी वेपराइजेशन होगी, केटाइन बनेगा, लेकिन वो वोलेटाइल सैंपल की वजह से नहीं बनेगा, उसका मैकेनिज्म कुछ और होगा. तो अगर हमारा सैंपल वोलेटाइल नहीं है तो मतलब वो इवेपोरेट नहीं करेगा, वेपराइज नहीं करेगा. अगर वो वेपराइज नहीं करेगा तो मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा. तो हाई मॉलिक्यूलर वेट्स के लिए भी ये टेक्निक्स जो हैं वो वैलिड है. सो डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका सैंपल है, यू कैन सी इन द डायग्राम, आपका जो सैंपल है ना, ठीक है, उसको डिस्पर्स्ड किया जाता है किसी मैट्रिक्स में. दिस इज द मैट्रिक्स. ठीक है, यू कैन सी दैट दीज वाइट मॉलिक्यूल्स आर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल. ठीक है, और ये जो आपके ब्लैक डॉटेड डार्क वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये आपका सैंपल मॉलिक्यूल है जिसको डिस्पर्स किया गया है मैट्रिक्स में. ठीक है, अब होना क्या है आपका, यू कैन सी दैट कि आपकी जो बीम होएगी ना, ठीक है, ये मैट्रिक्स उस जगह पे प्लेस की जाएगी जिधर आपकी इंसिडेंट बीम जो है आगे इसको बेसिकली आराम से स्ट्राइक कर सके. ठीक है, अब इंसिडेंट बीम आपकी किसकी होगी? कोई कीटाइन. ठीक है, कीटाइन होगा या कोई न्यूट्रल एटम होगा या फिर कोई फोटोन होगा. ठीक है, तो अब देखो, जब आपका हाई एनर्जी बीम ऑफ आयन्स आएगा, मतलब कीटाइन या अनाइन होगा, तो वो सिम्स के अंडर आएगा. मतलब सिम्स में जब आपका कोई कीटाइन या अनाइन जो आपका वो मैट्रिक्स को हिट करता है तो वो आपका सिम्स का प्रोसीजर होता है. ठीक है, जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो मैट्रिक्स को हिट करेगा तो मतलब वो फैब टेक्निक के अंडर आएगा. ठीक है, और जब कोई हाई इंटेंसिटी के फोटोन्स आके मैट्रिक्स को हिट करेंगे तो मतलब वो मेल्टी प्रोसेस के अंडर आएगा. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि इन तीनों में जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है ना वो वेरी कर रही है. मेल्डी में फोटोन है, फैब में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और सिम्स में आपका कीटाइन आ रहा है. तो बेसिकली सिम्स में कौन सा कीटाइन? सीजियम यूज़ किया जाता है. फैब में जीनॉन यूज़ किया जाता है, न्यूट्रल एटम. ठीक है, और मेल्टी में जो आपकी फोटोन वाली है ना, ये बेसिकली नाइट्रोजन रेडिएशन यूज़ की जाती है. लेकिन कई केसेस में नाइट्रोजन लेज़र यूज़ की जाती है, लेकिन कई केसेस में IR लेज़र भी यूज़ की जाती है फॉर द बेटर इजेक्शन. ठीक है, अब प्रोसेस आपका प्रोसीजर क्या होगा? देखो, जब ये रेडिएशंस मतलब जब ये तीनों आके इसको स्ट्राइक करेंगे ना, तो ये इतनी हाई एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे कि आपका जो सैंपल विद दिस मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स है ना, जब ये आके इसको स्ट्राइक करेंगे तो वो इजेक्ट कर देंगे, मतलब उसको बाहर निकाल देंगे, मैट्रिक्स के सरफेस में से बाहर निकाल देंगे. देखो, आप यूजुअली भी कोई भी एग्जांपल लेते हो, सपोज आपके पास एक पानी का ग्लास है. ठीक है, आप उसमें कोई बड़ी हाई एनर्जी से कोई चीज़ उसके अंदर हिट करते हो, सपोज कोई बॉल हिट करते हो, तो पानी जो है वो बाहर आ जाता है. तो मतलब उसी तरह से इधर है कि जब आप कोई हाई एनर्जी वाली बीम जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे सरफेस से. तो मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? इजेक्शन हो जाएगी. ठीक है, सो है यू कैन सी दैट योर सैंपल मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब इधर भी सैंपल मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स. तो जब ये बाहर आएंगे तो सैंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैट्रिक्स मॉलिक्यूल से क्या होंगे? सराउंडेड होंगे. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? सैंपल मैट्रिक्स क्लस्टर्स.
ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हमने केमिकल आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में पढ़ा है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। यहाँ तो प्रोटोनेशन हो जाती है, डीप्रोटोनेशन हो जाती है। सपोज प्रोटोनेशन हो गई, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज अंदर आ जाएगा, बाहर नेगेटिवली चार्ज आपके मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मतलब ये प्रोटोन जो आपका जनरेट हो गया, ठीक है, फिर ये मास एनालाइजर में जाएगा, ठीक है। अगर डीप्रोटोनेशन हुई है तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन होएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार आयन्स का भी मास स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। तो इस तरह से इसका जो है वो सारा मैकेनिज्म है। नाउ अब देखो, जो फैब होता है, फैब में तो न्यूट्रल एटम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम्स हैं तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, पॉजिटिव आयन भी बन सकता है, नेगेटिव आयन भी बन सकता है, ठीक है। ओके, नाउ जो मॉलिक्यूलर आयन जो होता है ना सिम्स में या फैब में, मतलब वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो प्रोटोनेशन करके M+H+ बनाएंगे, या फिर वो डीप्रोटोनेशन करके M-H- बनाएंगे। मतलब प्रोटोनेशन भी हो सकती है, डीप्रोटोनेशन भी हो सकती है। अगर आप अल्कली मेटल यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली वो फिर पॉजिटिव भी बनाएगा, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। ओके, अब देखो जो आपकी मैट्रिक्स है वो नॉन वोलेटाइल है इस केस में, है ना, इनर्ट भी है, ठीक है। अब ना आपका ये प्रोटोनेशन होगी कि डीप्रोटोनेशन होगी, वो मैट्रिक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इफ़ योर मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक, एसिडिक है तो मतलब एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो प्रोटोन देगा, ठीक है, वो प्रोटोन दे सकता है, उसकी टेंडेंसी है प्रोटोन देने की। तो मतलब फिर अगर वो एसिडिक है तो वो फिर प्रोटोनेशन होगी, क्योंकि ये प्रोटोन दे देगा आपके सैंपल को, ठीक है। तो M+H+ बन जाएगा वो, मतलब इस तरह का कीटाइन बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो लेस एसिडिक है, मतलब वो प्रोटोन नहीं देगी, तो इनफैक्ट वो प्रोटोन इससे भी ले लेगी, तो उस केस में डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, मतलब M-H नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपकी मैट्रिक्स के मटेरियल के ऊपर कि वो कैसा है। ओके, अब जो आपकी मैट्रिक्स होती है ना वो बेसिकली क्या करती है, जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर देती है, इजेक्शन कर देती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आयनाइजेशन के प्रोसेस में ही वो जो एनर्जी होती है ना वो बैकग्राउंड आयंस को मिल जाती है, और जिन सैम्पल्स का रीजन इससे भी लो होता है उनकी भी आयनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो कॉमनली मैट्रिक्स कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं सिम्स या फैब में, वो क्या होते हैं, मतलब मैट्रिक्स आपकी किस कंपाउंड से, किस मटेरियल से बनती है। ग्लिसरॉल भी यूज़ कर सकते हैं, थायोग्लिसरॉल कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे जो हैं वो मैट्रिक्स में यूज़ किए जाते हैं कंपाउंड्स। ओके, ये सारा तो हो गया आपका सिम्स एंड फैब के बारे में। अब आ जाओ मेल्डी के बारे में। अब देखो मेल्डी में जो मैट्रिक्स कंपाउंड यूज़ किया जाता है ना वो इस हिसाब से चूज़ किया जाता है कि जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, मतलब जो आपकी रेडिएशन फोटोन्स की आ रही है लेज़र पल्स से, वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो मतलब इसमें जो मैट्रिक्स का मटेरियल है वो किससे बनता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड निकोटीन, पिकोटीन या सिनामाइड एसिड डेरिवेटिव से ये बन जाता है, ठीक है। अब इसमें मतलब जो मैट्रिक्स होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को लेज़र पल्स से, और फिर क्या करती है, इजेक्शन कर देती है, और आपका सैंपल जो है वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना। वो ये जो आपकी मेल्डी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, इससे आप किस किस का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मतलब वाइड रेंज ऑफ काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से लेके लाइक पॉलीमर्स से लेके, अब देखो पॉलीमर्स क्या होती है, लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट्स की चेन, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स का भी जो है वो मास स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर लेता है, स्मॉल पॉलीमर्स का, ठीक है। तो पॉलीमर्स से लेके ओलिगोसेकेराइड्स तक, कार्बोहाइड्रेट्स तक, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स तक, मतलब ये इन सारे कंपाउंड्स का मास स्पेक्ट्रम जो है वो फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो इसकी एक और एडवांटेज ये है कि इसमें ना बहुत कम अमाउंट ऑफ सैंपल आपको चाहिए होता है, इनफैक्ट 1 × 10⁻⁻⁻15 मोल्स, मतलब ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट है सैंपल की जो हमें चाहिए होती है। फाइनलाइजिंग द मास स्पेक्ट्रम।